चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। जनसंख्या भूगोल में हम लोगों ने काफी हद तक सिद्धांतों को यानी पढ़ लिया इसमें, और इसी में एक चीज हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या को जो निरूपित करने वाले कुछ डायग्राम होते हैं, उन डायग्रामों के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि जो जनसंख्या के जो डाटा होंगे आपके, जनसंख्या के आंकड़ों को निरूपित करने वाले डायग्राम, जो ग्राफ है, जिसे ग्राफ के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उन्हीं प्रदर्शन से रिलेटेड हम लोग इसको पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। ये अभी देखिए, जो क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं इधर, है ना, डाटा से यानी कई तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी देखिए 2023 का जो पेपर हुआ था नेट का, तो उस नेट वाले पेपर में दिया था कि महाद्वीपों की जनसंख्या दी हुई थी, और उन्हें महाद्वीपों की जनसंख्या को घटते क्रम और बढ़ते क्रम में ऐसे यानी पूछा गया था। वो 4 महाद्वीप दिए गए थे और उनकी जनसंख्या को पूछ लिया गया था कि घटते क्रम में उसको व्यवस्थित कीजिए। तो इससे रिलेटेड देखिए एक डाटा हम लोगों ने पढ़ा था, एशिया महाद्वीप, सभी महाद्वीपों का जो डाटा लिया था उसको हम लोगों ने पढ़ा था। ये कि एशिया महाद्वीप इसी में था आपका, जो कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला एक क्षेत्र आपका मिलता है ये। ठीक, तो एशिया में अगर देखा जाए कि संपूर्ण विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो उत्तर क्या होगा कि लगभग आपका 59 पॉइंट कितना था आपका 5% था ये ना, 59.5% संपूर्ण विश्व का अकेले ही क्या है, केवल एशिया में निवास कर रही है ये। दूसरा आपका है जो कि अफ्रीका था आपका, अफ्रीका की बात करें तो ये विश्व की लगभग 17.5% आबादी इसमें आपकी निवास कर रही है ये। और तीसरा जो सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र था वो कौन सा था, यूरोप था। यूरोप में संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या निवास करती है वो 9.6% निवास कर रही है ये। और चौथे नंबर पे आपका कौन सा आता है, लैटिन अमेरिका का नाम, लैटिन। इसमें देखा जाए तो संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है, लगभग 8.4% आपका ये है। और इसके बाद है आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। इस उत्तरी अमेरिका में कितना प्रतिशत दे रहा है आपका, 4.7% इसमें निवास कर रही है। और लास्ट में आपका है ओशनियो महाद्वीप है आपका, ओशनियो महाद्वीप, और इसमें संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है, 0.5% ये आपका आ जा रहा है। तो इस तरह से देखिए क्या है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को इस तरह से हम लोगों ने एक ग्राफ के द्वारा से प्रदर्शित कर लिया, एक ऐसे डाटा के रूप में कर लिया। अब यही देखिए आपको कई तरीके से आपका पूछ लेता है ना, ग्राफिकल नमूना दे देता है ये। इसी को क्या कर देगा, ग्राफ के द्वारा यानी आपका प्रदर्शित कर देगा। अब देखिए ग्राफ में अगर देखा जाए, एक होता है आयत चित्र के द्वारा दर्शाना इसी को,
इसको किससे दर्शाते हैं हम लोग? आयत चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है। हालांकि ये सब डाटा जो होता है हम लोग प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में सब पढ़ते हैं सारा चीज। तो उसी प्रैक्टिकल का छोटा सा नमूना रूप यहाँ पे देखते हैं कि इसी डाटा को ऐसे ना दे करके किस तरह से पूछ सकता है आपको, वो एक डायग्राम के द्वारा भी यानी प्रदर्शित करके पूछा जा सकता है। ये जैसे मान लीजिए कि इधर आपका है 0, इधर से प्रतिशत दे दिया गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ये आपका ऐसे दे दिया गया प्रतिशत, यानी यहां पे दे दिया गया कि जनसंख्या प्रतिशत में, जनसंख्या प्रतिशत में। और इस तरफ आपका दे दिया जाएगा कि महाद्वीपों, इधर दे दिया गया आपका महाद्वीप का नाम दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि जो पहला जो महाद्वीप आपका है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप का प्रतिशत कितना जा रहा है? लगभग 59 और इसमें लिख देगा आपका एशिया, और यहां पे लिख दिया आपका 59.5% का निरूपण कर दिया ये। फिर दूसरा देखिए सबसे ज्यादा आपका किसका है? अफ्रीका महाद्वीप का है। अफ्रीका में आपका है 17.5%। अफ्रीका, और इसका आ जाएगा 17.5% के लमसम आपका ये चला गया आपका। फिर उसके बाद देखिए आपका क्या है? यूरोप आ गया आपका ये। यूरोप यूरोप 9.6%। फिर आपका लैटिन अमेरिका, इससे हल्का सा कम हो जाएगा ये। लैटिन अमेरिका 8.4% है। और फिर इसके बाद आपका आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, फोर 4.7%, ये नॉर्थ अमेरिका। और फिर लास्ट में आप हम लोग देखेंगे ओशनिया महाद्वीप के बारे में। जीरो 0.5% ओशनिया महाद्वीप। तो इसी देखे डाटा को हम लोगों ने क्या किया, इसे आयत चित्र के माध्यम से भी इसको हम लोग दर्शा दिए हैं। तो नेट में देखिए इस तरह से ऐसे आपके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि आयत चित्र के द्वारा उसको प्रदर्शित करके और फिर उससे कोरिलेट करके आपका पूछा जाता है डाटा से रिलेटेड। या नेट का जो पहला पेपर होता है इसमें आपका एक है
डाटा से संबंधित जो प्रतिशत यानी दिया जाता है वो सारे क्वेश्चंस आपके इसे ऐसे आयत चित्र बना करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए है वही चित्र है ना, कि जो चीज ये कह रहा है वही चीज आपका ये डायग्राम भी कह रहा है आपका ये, लेकिन दोनों में देखिए अंतर क्या है। ये जो डायग्राम है देखने में क्या है, इससे आपका जो अध्ययन का जो क्षेत्र होता है वो कैसा हो जाता है, काफी बढ़िया अच्छा लगता है। यानी ग्राफ का यानी उन्होंने अपने इसे मेथड का प्रयोग किया है। टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में इसमें आपने यूज कर लिया कि प्रैक्टिकल में जो हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं और या सांख्यिकी जो पढ़ते हैं उन्हें सांख्यिकी का कैसे आपने यहाँ पर प्रैक्टिकल के रूप में कैसे यूटिलाइज किया है, ठीक है। तो जितने भी डाटा वाटा रहेंगे, डाटा को क्या करेंगे आप लोग ऐसे इस तरह से भिन्न भिन्न तरीकों से इसको बनाना सीख सकते हैं इससे। इसी में एक और आता है, इसी को देखिए दर्शाने के लिए पाई चार्ट होता है एक आपका, एक क्या होता है पाई चार्ट भी बनाया जाता है। ये बना लेते हैं कि नहीं पाई चार्ट? पाई चार्ट, हाँ हाँ पाई डायग्राम हाँ 360। इसको बना लीजिएगा अगर आप से यहाँ पे इनको जोड़िएगा, क्या कितना 100 आ जा रहा है कि नहीं पूरा, ये देखिए इनको ऐड करिए, टोटल को 100 के आसपास आ रहा है टोटल, फटाफट ऐड कर लीजिएगा कि जो डाटा ये दिया गया आपका 59.5 इसको 17 पॉइंट इसको ऐड करिए। तब तक जोड़िए इसको आप लोग। रिकार्डो का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? रिकार्डो कौन थे? रिकार्डो पड़ोसी वाला सिद्धांत है क्या? सर ऑप्शन दीजिए, पक्का बता। वेरी गुड, पकड़ लिया है ना। रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट होते हैं और इन्होंने क्या किया था कि माल्थस की जो जनसंख्या का सिद्धांत उसी का समर्थन करते हैं। माल्थस की जो जनसंख्या का सिद्धांत है उसी का ही क्या कर देते हैं, समर्थन कर देते हैं। रिकार्डो का मानना था कि मांग और पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर ये किसे? मैस्लो से, मास्लो से ना, मैस्लो से था, ठीक। जो मांग और पूर्ति का जो सिद्धांत था उसी के आधार पे जनसंख्या की वृद्धि की यानी बात कर रहे हैं ये। तो मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि मांग अगर ज्यादा हो गई कहीं पर, मांग ज्यादा हुई तो परिणाम क्या होगा कि मान लीजिए जैसे कि भारत ही है और भारत में इतनी ज्यादा ठंड पड़ने लगी कि कंबलों की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई या रजाई की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई, हद से ज्यादा, हाँ, कि जो यूज नहीं करते थे वो भी सब यानी यूज करना शुरू किए। दक्षिण भारत के लोगों में भी कंबल की मांग यानी बढ़ गई। तो परिणाम क्या होगा कि जो उद्योग क्षेत्र होंगे, जो वूलन इंडस्ट्री होंगे,
तो वहां पर श्रमिकों की मांग क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। है कि अगर किसी भी चीज की मांग अगर बढ़ी तो परिणाम क्या होगा कि श्रमिक होंगे जो श्रमिक की मांग क्या हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी। और जब देखिए श्रमिक की मांग बढ़ जाती है तो परिणाम क्या होगा, उनकी मजदूरी दर बढ़ जाएगी। यही तो होगा, उनका क्या होगा, मजदूरी दर बढ़ जाएगी। और जब मजदूरी दर बढ़ जाती है तो परिणाम क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाती है। जो उस काम को नहीं करना चाहते हैं वो भी लोग इसमें संलग्न हो जाएंगे। तो वहां पर क्या होगा कि जनसंख्या में वृद्धि होगी। जैसे पहले देखिए, पहले क्या था, मशीन कम हुआ करते थे, और जब मशीन कम हुआ करते थे तब वहां पर क्या है कि श्रमिक की मांग बहुत ज्यादा हुआ करते थे। और जब श्रमिक की मांग ज्यादा हुआ करती थी परिणाम क्या था, मजदूरी रेट काफी ज्यादा हुआ करते थे उस समय के आधार पे, और जिसके परिणाम बहुत सारे लोग उसमें यानी मजदूर यानी श्रमिक यानी इसमें लगाए जाते थे। और इसी के परिणाम क्या था कि यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि होती थी, मतलब जिसके जितने ज्यादा हाथ होंगे उसमें क्या होगा, उतने ही ज्यादा उसमें रोजगार होंगे। जो आपका मार्क्स का जो सिद्धांत है उस पर यानी लागू हो जाता है। तो इस प्रकार जो रिकार्डो आता है, तो रिकार्डो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के बारे में बताता, मांग और पूर्ति के सिद्धांत को यानी पूरा ये उसके साथ लिंक करने का प्रयास करता है। नेट 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया था, रिकार्डो से रिलेटेड। क्या चीज यहाँ पे, हाँ 0.2% का ना, बाकी चलिए ठीक, कोई दिक्कत। एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा और पॉइंट में जाता है तो राउंड फिगर करके लिखा गया वो सब है ना, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक, लगभग आपका 100 तक पहुंच रहा है, ठीक है बस, है ना। हाँ, क्योंकि इधर भी आपका 2 अंक बढ़ाया गया है ना, तो 2 अंक को याद राउंड फिगर करने के लिए आपको थोड़ा सा इसे या तो कम कर देते हैं या तो इसको बढ़ा देते हैं हम लोग, इसी वजह से होता है। तो अब देखिए इसी को अगर दूसरे तरीके से, यानी एक तो ये तरीका हो गया आपका बार डायग्राम के द्वारा आपको प्रदर्शित कर दिया गया है, आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया है। दूसरा इसी को कहा जाता है आयत चित्र के द्वारा भी रूपांतरित करके आपको दे दिया जाता है डाटा को। ये आपसे यानी इसको कर सकते हैं, जैसे आप इस पे रिसर्च जब करेंगे आप लोग, तो जो डाटा के जो आंकड़े होंगे जनसंख्या से रिलेटेड, तो उनको डायरेक्ट ना लिख करके क्या करिए आप इस तरह से यानी व्यवस्थित करिएगा। एग्जाम भी जब होता है आप लोगों का, अब उसमें रिटर्न अगर एग्जाम है तो जनसंख्या को ऐसे ग्राफ के द्वारा दर्शा देते हैं उससे, तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है, काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है ये। इसी में देखिए एक आता है पाई चार्ट आता है, कि अगर किसी भी एरिया का यानी प्रतिशत दिया रहे तो प्रतिशत से कैसे हम लोग उसका पाई चार्ट बना देते हैं हम लोग। तो उसके बनाने के लिए देखिए बहुत ही आसान तरीका होता है, उसमें भी ये तो बन गया होगा यहाँ पे। पाई चार्ट बनाने के लिए प्रतिशत को डिग्री में कन्वर्ट करना रहता है। प्रतिशत को क्या करना पड़ेगा, डिग्री में परिवर्तित कर दीजिएगा। प्रतिशत को जब भी डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। कितने से कर देते हैं, 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि 360 डिग्री होते हैं और 100% होते हैं, और जब इसी को डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 3.6 आ जाता है ये, है ना। जो 1% जो होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 3.6 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, मतलब क्या हुआ कि 100% बराबर होता है आपका 360 डिग्री होता है। तो 1% यानी कितना होगा आपका, 360/100 होगा, या 1% 100 कितना करेगा आपका, 3.6 डिग्री को यानी कि प्रदर्शित कर देता है। ये बात क्लियर हो गया। तो अब यहां से देखिए क्या होगा कि इतना आपका प्रतिशत दिया गया है, अब इसी को क्या करना है कि डिग्री में कन्वर्ट करना है। कर सकते हैं कि नहीं, तो क्या करेंगे आप लोग, 59.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर सकते हैं,
कितना आ रहा है आपका? सर आ रहा है 214.2 डिग्री आ जा रहा है। क्लियर हो गया आपके? ठीक। अब इसी को देखिए, आपको डायग्राम में जो बनाना रहता है पाई डायग्राम, तो इसमें क्या करते हैं आप लोग, एक सर्किल बना लीजिए पहले, एक ऐसे सर्किल बना लिया करिए। एक इसका सेंटर पॉइंट होता है और एक यहां से इसका बेस लाइन बना लीजिए, आधार। अब इसे आधार मान करके अब इसी पर क्या कर सकते हैं आप लोग, 214 डिग्री का कोण बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? एक है, हाँ, एक आपका जो डी आता है, चांदा आता है 360 डिग्री वाला आता है, तो उसको बनाने के लिए आपको उसी का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक। और जब देखिए इसको बेस लाइन आप बना लिए, तो यहां से अगर आप इसको कर रहे हैं ऐसे, ये 180 डिग्री तक का पूरा हो गया, और थोड़ा सा और इधर आपका बढ़ जाएगा, ये पूरा 100 कितना कर दे रहा है आपका, ये 214 डिग्री। मतलब ये जो एरिया होगा ये किसको शो करेगा, एशिया की जनसंख्या को शो कर रहा है। ये बात आई कि नहीं समझ में? एशिया की जनसंख्या कितना है आपका, 59.5% आ गया ये। ठीक। इसी प्रकार है अफ्रीका की जनसंख्या है, प्रतिशत में दिया गया है। अब इसी को क्या कर देंगे हम लोग, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना आपको, उसी तरीके से 17.5 मल्टीप्लाई 3.6। अब इसी को क्या कर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिएगा, तो कितने डिग्री आ रहा है, 63 डिग्री, 63 डिग्री। अब इस लाइन को यानी आधार बनाएंगे ये, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे हम लोग, 63 डिग्री का कोण बना लीजिएगा। तो यहां से इसको प्रदर्शित कर लीजिएगा ऐसे, ये बन जाएगा ऐसे। तो ये आपकी जो जनसंख्या हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, अफ्रीका महाद्वीप की हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 17.5% को ये अकेले शो करेगा ये। इसी प्रकार देखिए यूरोप महाद्वीप को अगर प्रदर्शित करना है, तो इसको भी क्या करना है, उसी प्रकार 9.6 को मल्टीप्लाई किससे कर लेना है, 3.6 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको आप गुणा कर लीजिएगा दोनों को आपस में, कितना जा रहा है इसका, 34.5 डिग्री आ जा रहा है। ठीक। और फिर आप लोग इसी तरह से क्या करिएगा, इसको भी इसी तरह से प्रदर्शित करना है। यहां से आप ऐसे बना लीजिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये इसका हो जाएगा ऐसे। ये आपका है यूरोप का आ गया, यूरोप महाद्वीप 9.6% आ गया आपका। इसी प्रकार आपको लैटिन अमेरिका को कर लेना है, 8.4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6। तो इन दोनों को जब गुणा करें कितना आ जा रहा है आपका, 30.2 डिग्री आपका। लैटिन अमेरिका, और इसको लिख लेंगे हम लोग 30.2 डिग्री। ठीक। फिर आपका है उत्तरी अमेरिका,
4.7 और मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी को 3.6 से आप लोग। तो 4 तियां 12, 7 तियां 21, यानी 14 कितना आ रहा? 92 डिग्री आ जाएगी। और इसको भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे यहाँ पे। (14.92 डिग्री ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका। बाकी जो रिमेनिंग ये बच गया इसको कर लेंगे हम लोग 0.5 मल्टीप्लाई 3.6 3 18 5 2 10 2 18 1.8 ये आ रहा हो ना 1.8 डिग्री किसका हो जाएगा आपका ओशनीय महाद्वीप का। ओशनीय महाद्वीप। अब देखिए उसी को हम लोग बार डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किए थे वो, और इसी को हम लोग क्या कर दिए एक पाई चार्ट के द्वारा भी प्रदर्शित कर दिया गया है ना। आंकड़ा वही था, बस क्या है भिन्न भिन्न रूपों में उसको प्रदर्शित कर दिया गया। तो आप लोग जब बुक पढ़ेंगे तो बुक में आपको डाटा इस तरह से भी आपको ऐसे मिलेंगे, तो उनको यानी समझना। हाँ क्या चीज अच्छा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आप 0.5 कर लीजिएगा इसको बस। अब ठीक है, और इसके बाद ये इसको कर लीजिएगा 4.7 ठीक प्रतिशत, और इसको भी कर लीजिएगा प्रतिशत में 8.4। अब ठीक है प्रतिशत। तो इस प्रकार आपको ये दिया गया है। ये ब्लैक डेथ बीमारी का नाम सुना कि नहीं आप लोगों ने? पिछले साल के क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से नहीं देख रहे हैं। 2023 का जो पेपर हुआ है उसी में आपका आया हुआ था, ये क्वेश्चन पेपर में था कि उसमें माल्थस का जो जनसंख्या का सिद्धांत था उसका एक पूरा पैराग्राफ ही दे दिया था उसने, और उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछ लिया गया था केवल माल्थस की थ्योरी से ही। अब देख लीजिए जिसने यानी जनसंख्या का पढ़ा होगा माल्थस की थ्योरी, क्या होगा आसान हो गया होगा उसके लिए। एक पैराग्राफ दे दिया सीधे, और क्या उसी से रिलेटेड आपका ये 2023 का पेपर था यही अपना। और 2023 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जनसंख्या भूगोल से आए थे, 24 का भी ऐसे ही था वो। और ये भी जो आपका होगा इसमें भी यही होगा आपका, ये तुलना करके खूब पूछेगा जनसंख्या से रिलेटेड। उसी में आया था ब्लैक डेथ बीमारी। तो माल्थस देखिए क्या बताता है कि अगर जनसंख्या को कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं तो क्या है कि वहां पर जनसंख्या को रोकने का वो उपाय बताता है वो। और 2 तरीके के उपाय बताता है, एक निवारक उपाय बताता है, एक क्या है सकारात्मक उपाय। 2 तरह के उपाय की बात करता है वो। तो निवारक उपाय में देखिए क्या होगा कि मनुष्य जो अपनी क्रियाओं के द्वारा आत्म संयम देरी से विवाह करना इस तरह से अगर वो करता है तो उसी को निवारक उपाय के रूप में कहा गया था। सकारात्मक में देखिए क्या है कि प्रकृति के द्वारा ऐसा प्रकोप लाया जाएगा
कि वहां की जनसंख्या स्वतः क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी ये। 14वीं शताब्दी के आसपास की बात है। हमने तो हमेशा मतलब इंग्लैंड में ये बीमारी फैली थी, ब्लैक डेथ है। ब्लैक फुट करके बीमारी है। नहीं, ब्लैक फुट तो दूसरी है आपकी, है ना, वो ब्लैक फुट किससे, पारे से रिलेटेड। मिनीमाटा है, ब्लैक फुट आपका है ये एन आर्सेनिक से था, है ना, आर्सेनिक जो जल के साथ था उससे ब्लैक फुट था ये। या इसी को काली मौत भी कहते हैं, हाँ, काली मौत। तो ये महामारियां होती हैं ये सब। 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इंग्लैंड में ये आया था ब्लैक डेथ, यानी आपके वहां पे बीमारी आई थी वो। और बताया जाता है इस बीमारी से कई लाखों लोग इससे प्रभावित हो गए थे, इतना ज्यादा भयानक था वो। या मच्छर काटने से कैसे होता है? अब ये प्लेग की तरह है, यानी महामारियां जैसे प्लेग फैलती उस तरह से यानी फैली थी ये। और फिर इसके बाद एक और बताते हैं कि 17वीं शताब्दी में, यानी इसके जस्ट ही 300 साल के बाद, फिर वहां पे एक ग्रेट प्लेग नाम की बीमारी आई थी। तो देखिए, ये माल्थस जो था अपने जीवन काल में सारी घटनाओं को देखा था वो, और जो देखा था और का अनुभव किया था, उसी अनुभव को उसने क्या किया है कि ऐसे ऑन प्रिंसिपल ज्योग्राफी, जो उसका थीसिस जो लिखा जाता है, उसी में उसने क्या उसको पूरा का पूरा वर्णन किया है। वो जो अपने आंखों से देखा था, वो अनुभव के आधार पे वो उसी को पूरा उसमें मिलता है ये। तो प्लेग अलग होता है, बीमारिक प्लेग अलग होता है। ये प्लेग तो एक चूहों वाला जो होता है। हाँ, ये तो उससे रिलेटेड है। बीमारिक प्लेग आया था। एक कौन सा था, बीमारिक प्लेग, बिबोनिक, हाँ बिबोनिक प्लेग भी आया था, हाँ वो प्लेग हाँ बिबोनिक। हाँ, क्या चीज, प्लेग में निमोनिया वगैरह भी तो आता है, तो इसको सब मर जाते हैं। नहीं नहीं, जो ये बता रहे बिबोनिक है प्लेग, ये भी आता है। हाँ, तो उसने फिर पुस्तक में तीनों बीमारियों के बारे में पूरा वर्णन किया हुआ है। और जब 2023 का जो पैराग्राफ्स आप पढ़ेंगे ना, इन तीनों बीमारियों का पूरा उसमें दिया गया है ये, कि कैसे कैसे महामारियां आई थी, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आए हुए थे ये, कि इस तरह से नियंत्रित कर लेती है ये। ठीक, तो थोड़ा सा पिछले साल के जो क्वेश्चन को बराबर देखते रहा करिए आप लोग, बार बार पढ़िए। और चूंकि अब जनसंख्या देखिए आप पढ़ लिए हैं काफी हद तक, अब उसी को पढ़ेंगे, आपको क्या बहुत आसान लगेगा, सबको रिवाइज करते रहिए आप लोग इसको बार बार, ठीक है ना। तो ऐसे पाई चार्ट अगर आ जाएंगे तो कर सकते हैं क्वेश्चंस, है ना। अब इसी में देखिए, जो नेट का जो फर्स्ट पेपर आता है वो, तो उसमें ऐसे ऐसे डायग्राम बना दिए जाते हैं, और वहां से भी क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। तो यहां से देखिए, एक चीज हम लोगों ने सीख लिया कि प्रतिशत दिया रहे और उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जब प्रतिशत दिया रहे तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। इसी प्रकार अगर आपसे कह दिया जाए कि क्या आपको अगर डिग्री दिया रहे, हाँ, अगर आपके पास है डिग्री हो, तो उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो, कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपको पास डिग्री दिया रहे और कह दिया जाए इसी को प्रतिशत में कन्वर्ट कर देना है, जैसे देखिए यहाँ पे आपने क्या किया कि 59.5 मल्टीप्लाई किया 3.6 से, तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसी को क्या करना, जो डिग्री दिया रहता है 3.6 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए आप डायरेक्ट। एक तो वो तरीका जो आप बता रहे हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि जो 3.6 है उसी से क्या करिए, उसको डिवाइड कर दिया करिए डायरेक्ट, तो वो आपका किस में आ जाएगा, प्रतिशत में, यानी कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि जब आप देखिए प्रतिशत था और डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे, तो 100% शो कर रहा था आपका 360 डिग्री, तो 1% शो करता है 360/100, ये कर रहा था आपका। और इसी का रिवर्स कर दीजिए आप, इसी का क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो आपका उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि 360 जो डिग्री होता है वो किसको प्रदर्शित करेगा,
100% को, तो 1 डिग्री किसको प्रतिशत दिखाएगा आपका 100/360, यही तो हो गया आपका। तो एक तरीका ये है कि आप उस संख्या को क्या करें, सीधे इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसी को कर सकते हैं कि इसी को जब सॉल्व करते हैं 1.3.6 आ जाता है 1 पॉइंट, या इसी से क्या करें, उसको मल्टीप्लाई कर दिया करिए संख्या को। कि जब भी अगर आपके पास डिग्री दिया रहे कहीं पर और कह दिया जाए कै प्रतिशत यानी वो 100 कर रहा है, एक पाई चार्ट ऐसे दे दिया जाए और उसी में कह दिया जाए कि एशिया की जो जनगणना है, एशिया की जो जनसंख्या है वो 214 डिग्री है आपका प्रदर्शित कर रही है, तो ये कै प्रतिशत को 100 कर रही है। तो क्या करना है कि जो आपका 214 आपका आया है वो डिग्री, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 1/3.6, तो आपका किस में निकल आएगा, प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है वो डाटा आपका ये। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे यानी ये सब किया जाता है। तो पाई चार्ट लगभग ये भी आपका क्लियर हो गया कि कैसे कैसे आपका करना है। तो जब भी आपको कहीं पे आंकड़ा मिले, चाहे विश्व का आंकड़ा मिले और चाहे भारत का मिले या किसी भी महाद्वीप से रिलेटेड मिले, तो उससे रिलेटेड आप क्या करेंगे कि उसको यानी ग्राफिकल यानी शो करना है आपको, ग्राफिकल शो करना है। जैसे आज अभी आप लोगों ने सीखा है, ये कल इसी का क्या करेगा, बिल्कुल यथार्थ रूप जैसे यानी आपका चांदा से जैसे प्रोजेक्ट से बनाया जाता है उस तरह से सही सही बना के लाइएगा, अपने उस बुक में इसको सही से प्रोसेस करिएगा। इसी तरह से जो हम लोग आयत चित्र बनाए हैं उसको स्केल के द्वारा बना के ले आइएगा, स्केल से रिलेटेड। तो आयत चित्र को बनाने के लिए एक आपका देखिए ग्राफ पेपर भी आता है, वो इस तरह से ऐसे लाइनें खींची रहती है, ऐसे ऐसे पत्ते पत्ते लाइनें से रहेंगी ऐसे ऐसे, तो वो ग्राफ पेपर है, तो उसका भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं बाकायदा वो। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ये बताइए कि भारत की वर्तमान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? वील। 2011 की जनगणना को लेके पूछेगा वो, कि 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। बड़ी जनजाति कौन सी है? तो किसको बताएंगे, भील या गौड़? इन्हीं में से कंफ्यूज होगा आपका। तब सर भील ही कर देंगे क्योंकि गोंड जो बीच में ये संशोधन हो गया है। भील आपका राइट। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी आपकी है? भील है आपकी वो। और इसका जो कुल जनसंख्या है आपका दिया गया था आपका 46 लाख, 46 लाख था। और ये संपूर्ण भारत की जनजाति का लगभग यानी 38% अकेले थी ये। कितनी थी? संपूर्ण यानी का कितना था? 38% ये अकेले है आपका। तो भील यानी भारत के सबसे बड़ी जनजाति से कोरिलेटेड है आपका ये। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो उत्तर क्या होगा? दूसरे नंबर पर गौड़। दूसरे नंबर पे गौड़ आपकी ये। और फिर इसी से रिलेटेड और पूछता है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, जो कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में आपका है। 46 लाख की उत्तर। हाँ, भील की जनजाति है टोटल 46 लाख, या कुल जनजातियों का 38%। कुल जनजाति का भारत के जो संपूर्ण जनजाति का है
संख्या उसी का 38% केवल भीलों की थी। रामायण में भी देखिए इसका यूज किया गया है, भीलनी वर्ड, है ना। तो जैसे सबरी कहते हैं, तो भील जनजाति से ही कोरिलेटेड थी वो, सबरी। सबरी। लेकिन मंदिर में जाने का क्योंकि राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में वो आते हैं ये भील। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत विश्व की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? विश्व की विश्व की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो छोटी का देखिए यहाँ पे काफी हद तक लोग इसमें छोटी को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो छोटी को कहीं ऐसा है, टोपीनाड के सिद्धांत पे मत चले जाइएगा, है ना। टोपीनाड ने दिया था ना वर्गीकरण, कद को लेकर के, है तो कद के आधार पे मत चले जाएगा, छोटी और लंबी, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से यानी सबसे न्यूनतम के रिलेटेड यानी पूछा गया था ये कि विश्व की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है ये। तो कहीं नहीं भारत में ही पाई जाती है, कहीं दूर नहीं है ये आपका टोटोस। टोटोस जनजाति है ये। तो ये मात्र इसकी जो संख्या है बहुत है 300 समथिंग यानी इसका दिया है 1377 में टोटल, यानी संपूर्ण विश्व में 1377 यानी मात्र है ये भूटान और भारत, भूटानी और भारतीय दोनों के यानी मूल प्रजातियों से रिलेटेड है। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र वो कुछ हो गया, और ये आपका पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में आपका ये मूल रूप से पाई जाती है। टोटोस जनजाति है 1377 यानी संपूर्ण जनसंख्या से को रिलेटेड आपका है। दुनिया को भी छुटकारा मिल जाएगा। इसी में देखिए एक डाटा और था आपका कि जो एशिया की अगर बात करें हम लोग, जो संपूर्ण जनसंख्या कितनी है 59.5% है। तो इसका जनघनत्व कितना है, इसका क्या हो जाएगा एशिया का घनत्व की बात करें हम लोग, तो घनत्व के लिए हम लोगों ने सूत्र पढ़ा था कि एक था गणितीय सूत्र था,
संजय क्या होता है बताइए गणितीय सूत्र? 1 2 3। इस चीज का कहाँ खोए हो? देश की कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या बटे हाँ, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, ये क्या होता है उसका गणितीय सूत्र होता है, निकाला जाता है ये, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर एशिया का निकालना चाहे तो निकल सकता है। तो एशिया का जो कुल क्षेत्रफल वो है और कुल जनसंख्या आपको मिल ही जाएगा आपको, ठीक है, वो मिल जाएगा। और जब दोनों का अनुपात ले लेते हैं तो गणितीय सूत्र वही क्या हो जाता है आपका जनसंख्या घनत्व आ जाता है। तो एशिया का अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए कितना बताएंगे आप लोग? लिखवाया गया था डाटा? क्या 464 करोड़ है, क्षेत्रफल पता नहीं है। इसका जनसंख्या घनत्व निकाला गया था ना, बताया गया था 150 है ना। कितना है इसका कि 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब कैसे निकला होगा ये कि एशिया का जो संपूर्ण जनसंख्या है उसको ले लीजिए और जो एशिया का संपूर्ण क्षेत्रफल है वो, और दोनों का अनुपात निकाल लीजिएगा तो आपका इसका क्षेत्रफल आपका ये निकल आएगा ये। फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने अफ्रीका के बारे में देखा था, बिल्कुल सेम वही तरीका करेंगे हम लोग गणितीय घनत्व के निकालने के लिए। तो इसका अफ्रीका का कितना निकला था आपका 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका सूत्र है। फिर यूरोप के बारे में, यूरोप का कितना आया था घनत्व 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और फिर तीसरे चौथे नंबर पे आपका था लैटिन अमेरिका का था। कितना घनत्व था उसमें 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और नॉर्थ अमेरिका 20 व्यक्ति। और फिर इसके बाद है ओशनिया 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहां से देखा हम लोगों ने एक निकाल लिया ये कि एक व्यक्ति यानी 1 किलोमीटर में कुल कितने व्यक्ति वहां पर निवास कर रहे हैं। इससे भी रिलेटेड देखिए जो क्वेश्चन आया था कि दिया था एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के जन घनत्व को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो क्वेश्चन आया था आपका इसी से रिलेटेड था कि यहाँ की जनसंख्या के घनत्व को दे दिया गया था और उसी को अवरोही क्रम में आपका पूछा गया था। अवरोही क्रम। देखिए इस पे इतना ज्यादा बल क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग क्या है जब एग्जाम होता है, जब पेपर सॉल्व आप लोग करते हैं देखते हैं बस सीधे यानी कि अच्छा अवरोही क्रम है बस ऐसे कर लेते हैं, लेकिन जब उसे डाटा का एनालिसिस करेंगे आप लोग है ना कि उसको हर चीज का एक कारण समझे क्यों ऐसा हो रहा है। ए बच्चे कहाँ खो गए? कहाँ उधर ज्यादा जा रहे हो? तो उसी को अवरोही क्रम यानी पूछा गया था ये कि आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करने की बात की गई थी। तो आरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, घटते क्रम यानी सबसे बड़ा लीजिए फिर उसके बाद तो क्या हो जाएगा आपका एशिया था, फिर अफ्रीका था और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका यूरोप और फिर आपका है नॉर्थ अमेरिका। ये आपका क्रम ऐसे बन गया था ये।
इसको भी देखिए, अगर हम लोग एक डायग्राम के द्वारा अगर प्रदर्शित करना चाहें तो आसानी से इसको भी कर सकते हैं। इधर नीचे की तरफ जनघनत्व ले लीजिएगा और इधर आप ले लीजिएगा महाद्वीप। ऐसे 50 तक ऐसे कर लीजिएगा। और एक महाद्वीप आप ऐसे शो कर लीजिएगा। ये जो शो कर रहा है ये किससे हो जाएगा आपका? एशिया महाद्वीप से। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा है अफ्रीका, अफ्रीका यहाँ का है 45। यूरोप 34। लैटिन अमेरिका 32। नॉर्थ अमेरिका 20। और ये हो जाएगा आपका 0 पॉइंट। हाँ, नीचे वाली जनसंख्या और ऊपर है महाद्वीप, ठीक है ना, एक ही तरीका। तो इस तरीके से भी आपका बनता है। फिर बात आएगी कि सर उस वाले में आपने तो नीचे क्या कर दिया था, महाद्वीप को ले लिया था और ऊपर है जनसंख्या घनत्व, है ना। तो आप वैसे भी बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, और इसको लगातार ना करके आप छोड़ करके लाइन उसको भी बना सकते हैं। दोनों में देखिए अंतर क्या होता है कि जब आपके पास डाटा कम रहे, है ना, जैसे ये महाद्वीप है जो देश या की संख्या अगर कम रहे तो आप उसको लाइन छोड़ करके कर सकते हैं, लेकिन अब संख्या अगर ज्यादा है तो आप इसको कंटिन्यू करके भी कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे क्या होगा, कम जगह में ज्यादा लोग आ जाएंगे, ज्यादा को शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब आपके पास संख्या ज्यादा है, 8-10 है, और उसको लाइन छोड़ छोड़ कर सोच रहे तो क्या होगा, भद्दा लगेगा देखने में। तो हर तरीके का प्रयोग करना है कि कहाँ पर कौन सा ज्यादा उपयुक्त रहेगा आपको करने में, है ना। तो उस संख्या के आधार पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जब भी देखिए डाटा वाटा पढ़ा करिए तो ऐसे ऐसे कहीं का भी डाटा देखिए
तो उसको अपने अनुसार जो आपके ज्ञान है, प्रैक्टिकल में पढ़े हैं, उसके अनुसार निरूपित करने का प्रयास करिएगा। और जब इस तरह से देखिए आप लोग किए रहेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि अच्छा क्या कारण है कि एशिया महाद्वीप में इतना ज्यादा जनसंख्या घनत्व क्यों ज्यादा है। एनालिसिस आप जरूर करेंगे ऊपर, तो पता चलेगा कि विश्व के जो मैक्सिमम आबादी वाले जो देश हैं वो क्या है, आपके 10 टॉप में से मैक्सिमम आपके कहां पर हैं, यहीं पर आपके हैं। जैसे शुरुआत के अगर देखा जाए, इस तरह हम लोगों ने टिक जो किया था, टिक अपनाया था चीन, भारत, अमेरिका, ई से इंडोनेशिया और बा से ब्राजील। यानी शुरुआत के अगर 5 की बात करें देशों के, तो 5 देशों में से 3 जो सबसे बड़ी आबादी वाले हैं वो कहां पर है, केवल भारत में ही है आपके, एशिया के अंतर्गत ही आपके आ रहे हैं ये। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या हो रहा है, काफी ज्यादा हो जा रहा है ये। अफ्रीका की बात करें कि अफ्रीका में क्या ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता क्या चल रहा है कि हाल ही का जो जनसंख्या का रिपोर्ट आया है 2020 में, वहां पर देखिए कि जो सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर घोषित की गई है वो कहाँ की है, वो अफ्रीका महाद्वीप की है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर देखिए आपका है कि अगर जनसंख्या घनत्व 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसी से मिलता जुलता आपका क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर आने की संभावना ज्यादा रहेगी अब आपका। कि अगर इसकी वृद्धि रेट देखा जाए, वृद्धि दर, तो एशिया की जो वृद्धि दर है वो 2.15 व्यक्ति प्रति हजार, ठीक। और इसकी जो आपकी अफ्रीका की है 4.43, और यूरोप महाद्वीप की आपकी है 1.6, और लैटिन अमेरिका में कितना है 2.04, और नॉर्थ अमेरिका की 1.75, और इसी तरह से ओशनिया महाद्वीप की देखा जाए तो 2.35। तो ये है, ठीक। अब यहां से देखिए बहुत सारे जो निष्कर्ष आपके निकल के आ रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में अगर देखा जाए कि विश्व का दूसरा सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जो देश महाद्वीप बन गया, उसके पीछे रीजन क्या है, तो पता चला यहाँ की जो वृद्धि दर है और सब महाद्वीपों के मैक्सिमम की देखा जाए तो क्या है, काफी ज्यादा है। यानी एशिया की लगभग डबल, लैटिन अमेरिका की लगभग डबल जा रही है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, बहुत तेजी से जनसंख्या वृद्धि यानी हुई है, और यही कारण है जनसंख्या घनत्व में दूसरे नंबर पे अब आ गया है ये। अब यहां से देखिए कई क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनेगा आपका ये कि विश्व का कौन सा महाद्वीप है जहां पर वृद्धि दर सबसे ज्यादा है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग कि नई जनगणना के अनुसार 2022 की जो नई जनगणना है विश्व की, उसके अनुसार अगर देखा जाए कि विश्व का कौन सा महाद्वीप है जहां पर जनसंख्या ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, तो उत्तर क्या बताएंगे आप लोग, अफ्रीका महाद्वीप। क्या बताएंगे, अफ्रीका महाद्वीप की है। और अगर सबसे न्यूनतम की बात करें कि कौन सा महाद्वीप है जहां पर सबसे न्यूनतम है, तो वो क्या आपका यूरोप है ये। सबसे न्यूनतम की बात करें तो क्या है आपका यूरोप है ये। अच्छा, कितनी वृद्धि दर अगर होती है कि जनसंख्या स्थायी होती है, कितनी वृद्धि दर पर जो जनसंख्या जो होती है वो कैसी होगी, स्थायी होगी, ना तो घटेगी ना तो
बढ़ेगी। गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपका, कि अगर किसी भी देश का या किसी भी देश राज्य का या किसी भी महाद्वीप का अगर वहां का जनसंख्या वृद्धि ग्रोथ रेट 2.1 2.0 से यानी ज्यादा है, थोड़ा सा है 2.1 यहां तक अगर की रहती है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर जनसंख्या जो वृद्धि दर रहेगी वो बिल्कुल स्थायी रहेगी, यानी ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। जितनी वर्तमान में आबादी है वहीं पर वो सीमित रह जाएगी वो। तो यहां से देखा जाए एक और देखिए बहुत बड़ा ये निष्कर्ष आया है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप है जो जनसंख्या में ऋणात्मक की तरफ जा रहा है। तो उत्तर क्या आपका यूरोप है आपका, दूसरा नाम अमेरिका। जो कि सबसे न्यूनतम की तरफ है आपका ग्रोथ रेट, सबसे न्यूनतम। अब इस आधार पे देखिए क्या होगा, एक निष्कर्ष ये निकल जाता है कि जो जो माल्थस महोदय बता रहे हैं उस सिद्धांत के तरफ यानी कहीं कहीं हम लोग पहुंच जा रहे हैं। तो माल्थस देखिए क्या बताता है कि जिसका ग्रोथ रेट काफी ज्यादा होगा, जिसका इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट ज्यादा होगा, उसका परिवार में रुचि कम होगा। जिसका ग्रोथ रेट ज्यादा होगा उसका परिवार में रुचि कम होगा, यानी वो संतान की उत्पत्ति की अपेक्षा क्या होगा, वो यानी अपने रहन सहन अपने ऐशो आराम की तरफ यानी ज्यादा वो ध्यान देता है वो। तो इससे देखिए एक ये भी निष्कर्ष आ जा रहा है कि क्या ये बात है यूरोप के देशों के साथ सही निकलता है। तो पता चलता है यस, कि विश्व के जो अधिकांश विकसित देश हैं वो कहां पर आपके यूरोप में ही हैं, जो कि लग्जरी लाइफ जीते हैं। और यही कारण है कि यूरोप में देखिए क्या हो रहा, बहुत से देश ऐसे हैं जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गए, ब्रिटेन हो गए, यहाँ की जनसंख्या क्या ऋणात्मक में जा रही है सब धीरे धीरे। मतलब क्या है, जो एडिड कैनिन की अवस्था है, एडिड कैनिन महोदय कैनिन, तो ये क्या है पांचवी अवस्था की जो बात करते हैं, पांचवी अवस्था की बात करते हैं। तो उस पांचवी अवस्था का अगर अवलोकन करें तो हम लोग क्या देखते हैं, निष्कर्ष में आते हैं कि यूरोप के अधिकांश देश हैं जो कि वहां के पांचवी अवस्था में यानी पहुंचे गए हैं। देखिए था तो डाटा ही था, है ना, लेकिन उसी डाटा का एनालिसिस करके हम लोग कैसे कैसे यानी क्वेश्चंस आपके बनते हैं और कैसे कैसे यानी पूछे जाते हैं, उस निष्कर्ष पे यानी हम लोग आ रहे हैं। हम लोग कि भूगोलवेताओं से कैसे लिंक कर रहे हैं हम लोग, कि एडिड कैनिन के अनुसार देखा जाए तो यूरोप के अधिकांश देश क्या है, पांचवी अवस्था में यानी वो प्रवेश कर गए हैं। यानी यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि संतान उत्पत्ति पर यानी लोगों को पुरस्कार दिए जाते हैं। ये इसका एक सकारात्मक उपाय नजर आता है। इसी प्रकार दूसरा देखा जाए कि जो सबसे न्यूनतम ग्रोथ रेट है वो दूसरे नंबर पे क्या है आपका, ये अमेरिका की जा रही है, नॉर्थ अमेरिका की जा रही है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो नॉर्थ अमेरिका में देखें यहाँ पे जो डाटा आपका शामिल किया गया है केवल कनाडा और यूएसए का किया गया है, क्योंकि लैटिन अमेरिका आपका इसके अंदर शामिल कर दिया गया है, मैक्सिको वाला एरिया। तो यहाँ पे यूएसए और कनाडा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आपका 1.75, तो ये भी देखिए क्या हो रहा है कि जो वहां की वास्तविक जनसंख्या है उससे धीरे धीरे और कम की तरफ जा रही है। ओशनिया महाद्वीप की बात करें 2.35। अब बात आती है ये क्यों ऐसा हो रहा है, कि वहां का ग्रोथ रेट है तो ये 2.35 यानी अफ्रीका के बाद दूसरा सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आपका है ये। तो पता क्या चल रहा है कि ओशनिया महाद्वीप में अभी हाल ही में देखा जाए बहुत से लोग हैं जो माइग्रेट होकर के आए हैं वो, और उस माइग्रेशन से क्या और वहां पे जनसंख्या का ग्रोथ यानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। ये कुछ ऑस्ट्रेलिया का मामला न्यूज में भी आया था कि स्टूडेंट का जो मामला था भगाने वगाने की बात आई थी 4-6 साल पहले की थी जो, है ना, तो वहीं से कोरिलेटेड था कि इतना माइग्रेशन काफी ज्यादा हो रहा था।
कि ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो इसी को देखिए जनघनत्व है, और जनघनत्व से फिर लिंक कर लिया हम लोगों ने इसे ग्रोथ रेट से कैसे लिंक हो गया है। तो ज़्यादातर देखिए क्वेश्चन अब इस बार आने की संभावना यहीं से ज़्यादा है आपका, ये है ना, वृद्धि दर से ये है, क्योंकि जनघनत्व में पूछ लिया गया तो इसी पर यानी संभावना ज़्यादा रहेगी आपकी। घनत्व की बात करें तो एक और अभी देखिए जो क्वेश्चन आया था 2023 में ही दिया गया था क्वेश्चन। 4 आपके देश दिए गए थे। एक देश का नाम था भूटान, दूसरा था मोनाको, तीसरा था बांग्लादेश, और चौथा था इसी में आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ये 4 क्या हुआ, गड़बड़ जा रही है, सही है। ये 4 आपके ऐसे देश दिए गए थे और इनको कहा गया था कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि अभी तक तो हम लोग महाद्वीपों की केवल बात कर रहे थे, लेकिन कितना संवेदनशील मामला उठा दिया था सीधे, कि कहाँ से उठा देता है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भूगोल के विषय में अगर आप से अगर कह दिया जाए कि एक समानता की तरफ यानी ले जाए अपने सबको एक समान की श्रेणी में, तो वहां पर क्या होगा, ये यानी गलत होगा। जो खान सर वाली जो बात आई थी अभी कि क्या दिया गया था उन्होंने, नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे थे। कि भूगोल में अगर कह दिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन की अगर बात करें तो यानी ये गलत है। मतलब देखिए क्या है कि एक शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें महाद्वीपों को दे दिया जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते क्रम में करने के लिए, और दूसरे शिफ्ट में पेपर दे दिया इसको दे दिया। अब है तो देखिए दोनों सेम है कि जनसंख्या घनत्व दोनों में पूछा गया है। अब बस क्या करना है कि एक में घटते क्रम में तो एक में बढ़ते क्रम में पूछा है। लेकिन क्या हुआ कि एक देखा जाए ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आया होगा आसान हो गया होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा, कठिन हो गया। तो भूगोल के विषय में अगर कह दिया जाए नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाए तो ये आपके लिए क्या है, बहुत बड़ी नाइंसाफी होती है, ये गलत होता है, ठीक ना। तो नॉर्मलाइजेशन वहां पर आप है बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हैं ये। हाँ, यही चीज अगर देखिए रहे कि दूसरे रूप में कि गणित के रूप में अगर पूछ लिया जाए कि अगर एशिया की जनसंख्या दिया, क्षेत्रफल दिया रहे और उसका कह दिया है कि जनसंख्या घनत्व निकालिए, कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे वही दे दिया जाए कि भूटान की जनसंख्या दे दिया जाए, वहां क्षेत्रफल, और उसको कह दिया जाए कि जनसंख्या घनत्व निकालिए, तो भी यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि गणितीय विधि है। तो गणितीय मेथड का जहां जहां पे प्रयोग होगा उसमें नॉर्मलाइजेशन करना आसान होता है, लेकिन जहां पे मानविकीय विषय होगा उन मानविकीय विषय में इसे अप्लाइड करना क्या होगा, गलत है। तो इस प्रकार अगर देखिए हम लोगों के एग्जाम है, अगर सरकार इस तरह से शिफ्टों में करवा रही है ना, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन ले आने का प्रयास करेगी तो क्या होगा, गलत है, वो नाइंसाफी है वो, ठीक है ना। कि यानी किसके साथ इंसाफ होगा और किसके साथ इंसाफ नहीं होगा। तो जिसके पेपर में आसान आएगा पता चला कि वो तो ठीक है, जिसमें वही देगी ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा उसके लिए क्या होगा, समस्या हो जाएगी। ये वो स्टोरी भी हो रहा है, जब वाले पैसा जो दे उसको नॉर्मलाइजेशन हम कब कर देंगे सर, ये भी तो हो सकता है। अब इसमें जो देखिए पूछा गया था ये, इसमें कुछ तो बहुत आसान था ये। जैसे मोनाको की बात करें तो विश्व का सबसे अधिकतम है, विश्व का सबसे नंबर 1 है जो कि जनसंख्या घनत्व वाला देश है आपका, ये चाइना में है। तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व आपका है 26,157।
पट्टी लगती है ना सर, ये भी ये 26 नहीं 36 है ये। इनको गड़बड़ा गया, ये दिल्ली से कैसे 36,157 चीन का ही, हाँ है ना, मोनाको का 57 व्यक्ति प्रति है ना? प्रति वर्ग किलोमीटर। भूटान है क्या? मोनाको, अच्छा वहां पे जा रहा है। अच्छा वो चाइना वाला कौन सा है? मकाओ है वो, चाइना वाला मकाओ। दूसरे नंबर पे कौन सा? और इसमें भूटान की बात करें तो 2079। बांग्लादेश है, वहां का है 1342। और सबसे न्यूनतम आपका है स्विट्जरलैंड का है, ठीक। तो स्विट्जरलैंड का 224। सत्तावन प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में इतना ज्यादा है। दूसरे नंबर पे सर, तीसरे नंबर अच्छा ये भूटान भी छोटा सा है लेकिन पहाड़ भी इसके साथ से। लेकिन सर पर्वतीय इलाकों में घनत्व तो ज्यादा नहीं है, तो फिर भूटान तो कैसे ज्यादा हो गया? 224 है भूटान, 224 क्या भूटान का है? 2000 से स्विट्जरलैंड का 224 79 और स्विट्जरलैंड का 224 व्यक्ति प्रति। वहाँ तो खुशहाल है। पहले अपने आप को भावना आ रही 2024 आ गया कि ये 20 पॉइंट कि पॉइंट में है ये बात थोड़ा देख ले, पॉइंट में क्या शायद ये शायद हाँ पॉइंट में आना चाहिए। पॉइंट है ना, हाँ ये पॉइंट में रहेगा आपका। हाँ पॉइंट में कर लीजिएगा 20.79। वेस्टर्न यूरोप में है मोनाको। स्पेंसर की तरफ जाओ। अच्छा पॉलिश वर्ड आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा है, हैं? जो ममफोर्ड ने इसका यूज किया है पॉलिश के बारे में। तो प्रारंभिक अवस्था नगर के विकास की कौन सी है? इयोपोलिस। इयोपोलिस
उसके बाद क्या है? पॉलिस, पोलिस। उसके बाद पॉलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, मेगालोपोलिस से टायरेनोपोलिस से और फिर आपका है नेक्रोपोलिस। इसी में अगर एक वर्ड दे दिया जाए आपका एक्रोपोलिस, अब क्या करेंगे आप? इसी में वर्ड दे दिया जाए एक्रोपोलिस, क्या है? तो ध्यान रखिएगा, नेक्रो के पूर्व क्या होता है? एक्रोपोलिस पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रयोग है बच्चे, इसका प्रयोग मम्फोर्ड से कोई मतलब नहीं है। ये कहाँ का है? ये यूनानी भाषा है। कहाँ का है? यूनानी भाषा है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक आपका है एक्रो और दूसरा आपका है पोलिस। एक्रो का मतलब होता है शीर्ष और पोलिस का मतलब क्या होता है? नगर। शीर्ष का मतलब है ऊंचाई, यानी ऐसे नगर जो ऊंचाइयों पर बसे होते हैं उसी को कहा जाता है एक्रोपोलिस कहा जाता है। ये ऐसे नगर जो ऊंचाइयों पर बसे होते हैं उसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं? एक्रोपोलिस कहते हैं। पहली बार इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था यूनान में किया गया था। यूनान में जो एथेंस नगर था उसी के लिए शब्द आया था ये, है ना। इसके बारे में कहा जाता है कि जो एक्रोपोलिस नगर होते हैं वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब ऊंचाई पर अगर कोई नगर होता है तो उसका परिणाम क्या होता है कि उसके ऊपर लोग अटैक करना आसान नहीं समझते हैं। यही कारण है, देखिए विश्व के जितने भी आपके फोर्ट बनाए गए हैं सबके सब ऊंचाइयों पर बनाए गए हैं। बांदा में जो आपका जो बना है, क्या नाम है? बांदा में है जो है नहीं है, कोई फोर्ट बना है ना, किला बना है वहां पे। अच्छा, वो सब बड़ा कालिंजर। कालिंजर। तो कालिंजर किला की बात करें, देखिए ऊंचाई पर बना है वो। मतलब हर चीज को क्या एक्रोपोलिस करते हैं। मतलब क्या है कि आज वो देश ज्यादा यानी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है जो ऊंचाई पर हो वो। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया भारत के साथ मिलता है, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध, तो कारगिल युद्ध में देखिए यही हुआ था कि चाइना वाले कहाँ थे? वो जो भारत वाले नीचे थे और जो क्या नाम पाकिस्तान वाले जो थे ऊंचाई पर थे वो। तो वो अपने को ऊंचाई पर रह कर क्या काफी ज्यादा सुरक्षा महसूस कर रहे थे। इसी पे एक मूवी बनी थी आपके तहलका। तहलका सुने, देखा कि नहीं आप लोगों ने? नहीं, धर्मेंद्र वाले, इसमें एक गाना बड़ा अच्छा है, मेरे छतरी के नीचे आजा। नहीं, तो उसमें भी देखिए आपका इसी से रिलेटेड था कि ऊंचाई पर रहते थे वो लोग, अमरीश पुरी, और उसी का मिशन रहता था कैसे वहां पर है। तो ये देखिए जो वर्ड आया का एक्रोपोलिस आया है, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से है कि ऐसे नगर जो ऊंचाइयों पर यानी बसे रहते हैं वो अपने आप को ज्यादा यानी सुरक्षित महसूस करते हैं। और यही आपका 2023 में फिर देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है जो एक्रोपोलिस नहीं है। मतलब क्या है कि पहली बात तो आपको उस वर्ड को जानना बहुत जरूरी है। दूसरा यह है कि जो शहर दिया उसको लोकेशन आपको पता होना चाहिए। कि उसका अगर सही से लोकेशन पता है तो आसानी से आप उसको कर सकते हैं वो, और नहीं पता है तो क्या है फिर समस्या होगी। अब देखिए जो नगरों में जो ऑप्शन दिया गया था बहुत कमाल का था उसमें, कि इसी में एक था आपका एडिनबर्ग। अब तो यही बड़ी समस्या है, एडिनबर्ग है कहाँ भैया, यही बताइए पहले।
और यहीं पर एक और आता है एडिनबर्ग। एडिनबर्ग और एडिनबर्ग, अब इसे फंसा दिया कि कुछ अगर थोड़ा सा आ भी रहा था कि चलिए ठीक है, कुछ ले सॉल्यूशन भी हो जाएगा, लेकिन क्या है एडिन और एडन में फंसा दिया ये। तो पता चलता है कि जो एडिनबर्ग है ये आपका स्कॉटलैंड में है, ये स्कॉटलैंड। अब बात आती है स्कॉटलैंड कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम का तो यूके। देखिए कितना इंटरनल तक जा जाके पूछा था, है ना, यूके। तो यूके में देखा जाए तो उसका एक राज्य है स्कॉटलैंड, उत्तर वाला, ग्लासगो वाला, यस सर। है ना। वहां पे कोई पर्वत है, पेनाइन पर्वत, है ना। तो उसी पेनाइन पर्वत पर आपका स्कॉटलैंड का ये शहर एडिनबर्ग आपका बसा हुआ है ये, ठीक। तो हाँ नगर है, तो ये ऊंचाई पर है, शीर्षस्थ नगर है, तो मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा आपका ये। और एडिनबर्ग है आपका ये नाइजीरिया, नाइजीरिया का जो सबसे बड़ा नगर था आपका लोगोस बताया गया था, लोगोस, है ना। और वही का दूसरा सबसे प्रमुख नगर आपका है एडिनबर्ग। ये भी क्या है आपका, कैसा, ऊंचाइयों पर है आपका। तो दोनों के दोनों कैसे आपके हैं, शीर्षस्थ नगर हैं ये। कैसे हैं आपके, हाँ, पर्वतमाला शीर्ष नगर हैं ये। कैसे हैं ये, पर्वतमाला शीर्ष नगर है ये, ठीक। तो थोड़ा सा पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं उनको बराबर देखिए आप लोग, और उसका एनालिसिस करिए, ठीक है ना। उसका क्या करिए, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ना, कि एक एक वर्ड को बढ़िया से ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए कि क्या वो कहना चाह रहा है। डायरेक्ट वही क्वेश्चन तो नहीं आएगा, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे यानी पूछने का चांस ज्यादा रहेगा ये। उसको बंद कर दिए।